उसमें उन्होंने बताया है कि नीज वैदियां का जो मूल है ये अन्न है। ओके, और ये अन्न अगर नहीं पचता है, अग्नि मांद्य होता है, तो अजीर्ण होता है, और हम बोलते हैं रोगा शरीर मंदाग्नो, और अग्नि मांद्य होने की वजह से अजीर्ण होता है। और ये अजीर्ण के जितने भी हेतु है, भुक्त, समाशन, अध्ययन, विषमाशन, और ये जो तीन हेतु है, ये तीन हेतु से अजीर्ण होते हैं। और उसके जो टाइप बताए हैं, उसके जो टाइप है वो आमाजीर्ण, विष्टब्दाजीर्ण, रसशेषाजीर्ण और विदग्धाजीर्ण, ऐसे उसके 4 या 5 ग्रंथकारों के हिसाब से 4 किसी ने बताया, किसी ने 5 बताए, किसी ने 6 बताए। तो उससे हमें कुछ लेना देना है नहीं। मुझे लेना देना बस वात पित्त कफ से। मतलब एक सेंटेंस में पूरी आयुर्वेद बताता हूँ कि वैद्य के प्रकार ये मेरे हिसाब से 3 ही है, वात पित्त कफ। कौन सा भी व्याधि निकालो, चरक संहिता का निकालो, सुश्रुत निकालो, वाग्भट निकालो, कौन सा भी व्याधि निकालो, ये वात पित्त कफ के बगैर होता ही नहीं है। ओके, तो ये बेसिक है। और ये वात पित्त कफ क्यों दूषित होते हैं? बिकॉज ऑफ अन्न की वजह से वात पित्त कफ दूषित होते हैं। और ये अन्न को अग्नि न बचाने की वजह से रोगा शरीर भी मंदाग्नो। ओके, ये बेसिक कौन सा भी लो, इसी से ही जाना है हमें। मतलब एक बात बताता हूं, अगर मुझे बैंगलोर टू दिल्ली जाना है, बैंगलोर टू दिल्ली, ये सीधा जाता है, एकदम सीधा ऐसे। अगर ये सीधा नहीं जाएगा, अगर 5 डिग्री के एंगल से अगर वो जाएगा, तो क्या होगा, उसका डेस्टिनेशन बदलेगा, वो दिल्ली नहीं रहेगा, वो रहेगा देहरादून या लखनऊ या कोई भी रहेगा। थोड़ा सा भी एंगल बदला तो उसका गामित्व बदलता है, उसका स्थान बदलता है। यत्र संग खवेग्न तत्र व्याधि उपजे। लेकिन ओरिजिन कहां से हुआ है? ओरिजिन वो अन्न से हुआ है, और उसका जो फैक्टर है, वो फैक्टर उसका क्या है? अग्नि। अग्नि ये उसका फैक्टर है। ओके, अभी ये अग्नि कैसे बिगड़ता हूं, ये मैं आपको बताता हूं। इसका एक रेफरेंस है, आप रेफरेंस लिख लो, बिकॉज मैं विदाउट रेफरेंस कुछ नहीं बोलता। लिख लीजिए, आप सभी लोग लिखिए जरा। तो इसका रेफरेंस है सुश्रुत कुत्रस्थान 46 अध्याय, श्लोक नंबर 507 और 508। सेम रेफरेंस उन्होंने चरक चिकित्सा अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 42, जो भी मैंने अभी तक की संप्रप्ति बताई, ये श्लोक नंबर 42 से बढ़ता है। चरक सूत्र चिकित्सा 15वें अध्याय श्लोक नंबर 42 से, यत्र संग खवेग्न तत्र व्याधि उपजे। अगर हम बोलते हैं कि अम्ल पित्त ये चरक में है नहीं, तो अगर वो श्लोक नंबर 47 पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपको आमवाद भी दिखेगा, वहां पे आपको आम्ल पित्त भी दिखेगा। तो उस हिसाब से यत्र संग खवेग्न तत्र व्याधि उपजे, थोड़े से एंगल के बदलने से व्याधि का स्थान और लोकेशन बदलता है। ओके, तो अभी अंशन क्या है, समाशन क्या है कि हितकर और अहितकर आहार का सेवन करना। हितकर और अहितकर आहार का सेवन करना, उसको बोला है समशन। मतलब क्या है कि हम मधुर अम्ल कटु तिक्त रस, जो कषाय रस है, उसका हम सेवन करते हैं, और हम कुक्षी की जो मात्रा है उस हिसाब से हम 3 भाग करते हैं, 4 भाग करते हैं, उस हिसाब से हम आते हैं। फिर भी क्या होता है कि मतलब 2 भाग स्थूल आहार, 1 भाग जल आहार और 1 भाग छोड़ने के लिए बोला है। लेकिन जब हम बुफे पद्धत लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं, स्वीट लेते हैं, तो ये रूल हम फॉलो नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हितकर आहार और अहितकर आहार का हम सेवन करने की वजह से ये समशन होता है। और समशन ये विरुद्ध आहार भी हो सकता है, और ये हमारा रूटीन डाइट भी हो सकता है। ओके, उसको बोला हितकर और अहितकर आहार। मतलब विरुद्ध जो आहार है ना, जो कि विरुद्ध बताया, 18 विरुद्ध बताया, वो उसमें आता है। दूध बस आम के साथ खाना चाहिए। अगर दूध आम के साथ नहीं खाओगे और दूध दूसरे बनाने के साथ खाओगे, तो कैसे होगा? बनाना और दूध का मिश्रण करके देखो, दोनों को भी इकट्ठा, और एक कांच के ग्लास में डाल के देखो,
तो आपको पता चलेगा कि वो इनिशियल फेज में वो लिक्विफाई रहेगा, आफ्टर अ डे, आफ्टर अ आवर वो ना थोड़ा थिक हो जाएगा और उसके बाद में वो काला काला हो जाएगा। इट इज अ आम। अगर वो पचित नहीं, अगर वो पाचन नहीं होगा ना उसका, तो ये आम के स्वरूप से एकदम गाढ़ा 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 जो स्वरूप है ना, वो हमारे आमाशय में, हमारे अन्न व स्रोत में चिपका रहेगा और वो फर्मेंटेड करेगा और वहां पे कृमि की उत्पत्ति होगी। तो ये हितकर और अहितकर आहार जो है ना, समाशन, यहाँ पे उसकी संप्राप्ति है। उसके बाद में विषमाशन। विषमाशन मतलब क्या, कि हम कम खाना, अधिक खाना, समय पे न खाना और अधिक और हीन का हीन जो खाना है वो हम खाते हैं, तो उसको बोलते हैं विषमाशन। तो विषमाशन से व्याधि कैसे होता है, तो उसका जो रेफरेंस है सुश्रुत सूत्रसान 46 अध्याय श्लोक नंबर 470। वहां पे उन्होंने बोला है कि समय से पहले अगर हम खाना खाते हैं, तो समय से पहले खाना खाने से क्या होगा कि पहले वाला जो खाना है, भोजन करने से शरीर में लघुता न होने से नाना प्रकार के व्याधि होते हैं। मतलब पहले का खाना पचना चाहिए, उसके बाद में हमें खाना खाना चाहिए। तो एक रूल है कि खाना पचने के लिए 2 याम मतलब 6 घंटे का गैप चाहिए और औषध पचने के लिए 1 याम की जरूरत है। ऐसे भाव प्रकाश में आया है। तो आहार पचने के लिए हमें कम से कम 2 याम मतलब 6 घंटे की जरूरत है। मतलब हमें फास्टिंग कितने घंटे तक रहना है, 6 घंटे तक। मतलब 6 घंटे तक हमें कुछ नहीं खाना है। अगर वो रूल नहीं हम फॉलो करते हैं, तो उससे पहले अगर हम खाना खाते हैं तो क्या क्या होगा कि शरीर में लघुता न होने की वजह से नाना प्रकार के व्याधि होंगी और हमें मृत्यु भी आ सकती है। मतलब मृत्यु आने का वहां पे उन्होंने कंटेंट बताया कि अगर वो समझन अगर हमने फॉलो किया तो हमें मृत्यु भी आ सकती है। और एक बताए, समय बीत जाने के बाद अगर हम खाना खाते हैं, मतलब हमारा जो लंच ब्रेक है, अगर हमें कुछ वक्त है और हमारा लंच ब्रेक 12 का रहता है, लेकिन हमने 2 या 3 बजे खाना खाया है, अभी वो हम सब लोग, बहुत से लोग खाना खाने के बाद यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं और बहुत से लोग खाना खाने के बाद ज्वाइन हो जाएंगे। मतलब ये ज्वाइन होने के बाद खाना खाएंगे। तो इसमें जिन्होंने पहले खाना खाया है उन्होंने अपना टाइम से खाना खाया है। जो ये लेक्चर हो जाने के बाद अगर खाना खाते हैं तो ये क्या होता है, समय बीत जाने पर भोजन करने से मनुष्य का भुक्त अन्न कठिनाई से पचता है और उसमें वायु की वृद्धि होती है और जठराग्नि का नाश होता है। तो ये विष्टब्धा जीर्ण जो है ना, ये विषमाशन से बनता है। और अध्यशन क्या है, भुक्त से ऊपर ही भोजन। मतलब क्या है कि खाना खाया है और उसके ऊपर मैंने फिर से स्वीट लिया है और हम बोलते हैं अरे चलना चाय के लिए जाते हैं। तो चाय, खाना खाने के बाद चाय के लिए जाना भी क्या होता है, ये अध्यशन होता है, भुक्त से ऊपर ही भोजनम। इससे क्या होगा, इससे मुझे 3 व्याधियां होंगी। एक जो है ये आमाजीर्ण, दूसरा है विष्टब्धा जीर्ण और तीसरा है विदग्धा जीर्ण और चौथा है रसशेषा जीर्ण। ये अजीर्ण के प्रकार है। इसी को हम बोलते हैं अधमान, अटोप, उदावर्त, इसको हम बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है, ये आमाशयगत वात, पक्वाशयगत वात, कोष्ठगत वात, ये जो वात की जो उन्होंने संकल्पना बताई है ना, यत्र संग खवेगिन तत्र व्याधि उपजेत, वहां पे कौन रुका है, वहां पे वात रुका है। और वात किसके वजह से रुका है, वहां पे अवरोध, जो अवरोध किया है ना किसी को, वो आम ने किया है। मतलब हर व्याधि में आम है, हर व्याधि में आम है, बस हमें देखना है वो आम क्यों है, अग्नि मानने की वजह से आम है। और वहां पे अवरोध होने की वजह से गुदगत वात में भी आदमान की संप्राप्ति देखी जा सकती है, जो कि चरक चिकित्सा 28 में बताया है। पक्वाशय गत वात में चरक चिकित्सा 28/28 वहां पर भी अनाह पक्वाशय अंतरपुंजने शूल अटोप करोति च कृच्छ मूत्र पुरुषत्व अनाह त्रिक वेदना। मतलब क्या है, रुका कौन है, वायु रुका है। कहाँ पे रुका है, अगर आदमान, विष्टब्धा जीर्ण, रसशेषा जीर्ण, विदग्धा जीर्ण, आमा जीर्ण, ये लक्षण इनिशियल फेज में होते हैं। उसके बाद में हमें लक्षण दिखाई देते हैं और उस लक्षण से हमें बस गेस करना है कि पक्वाशय की वजह से हुआ है कि गुदगत वात से हुआ है
कि वीटावृत्तवाद से हुआ है या आमाशयगतवाद से हुआ है, हर आवरण की, हर पत्ते की लोकेशन के हिसाब से उसके लक्षण बताया है और उस लक्षण की एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताई। मतलब कल की मैं आपको एक बात बताता हूं, एक मेरे क्लिनिक में पेशेंट आई थी और उसको लेफ्ट इंग्यूनल में पेन था और वो बोल रही थी 2 दिन तक पेन है और 2 दिन तक मुझे मोशन नहीं हुआ है। तो पुरुषावृत्तवाद की जो लक्षण है मैंने वो देखे और वो पुरुषावृत्तवाद के सब लक्षण, जंघा, उरु, जानू और पेट में दर्द होना, ये सब लक्षण दिख रहे थे। और उसके बाद में पेशेंट को मैंने पूछा कि आपको मोशन नहीं हुई है, तो मैंने बस एक ही दवा दी, गंधर्व हरित की। ओके, और दूसरा जो लक्षण है ना, मतलब ये पुरुषावृत्तवाद जो रहता है ना, पुरुषावृत्तवाद में अगर हम देखेंगे ना, पुरुषावृत्तवाद मतलब क्या, वेगावरोध, पुरुष वेग का अवरोध मतलब पुरुषावृत्तवाद। उसके अगर लक्षण देखेंगे तो पिंडिको द्वेष्टन, अधमान, अटोप, ये लक्षण दिखते हैं। कौन रुका है? वायु रुका है। किसकी वजह से रुका है? पुरुष की वजह से रुका है। तो उसके लिए जो लक्षण दिखे वो सब लक्षण मैंने देखे और उसकी चिकित्सा क्या है? उसकी स्नेह विरेचन, एरंड तेल उसका एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो एरंड तेल देने से पुरुषावृत्तवाद निकल जाता है, गंधर्व हरित की दे दो, पुरुषावृत्तवाद निकल जाता है, स्नेह लगता है। और इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ, इससे भी आगे ना, अगर ग्रहणी, अगर अध्याय गुल्म या अध्याय अगर आप पढ़ते हो वाग्भट से, तो गुल्म अध्याय की कोष्ठक कितने भी आवरण रहने दो, कितने भी आवरण रहने दो, जितने हमें आवरण पता है, आवरण का ये लेक्चर नहीं मुझे पता है, लेकिन एवरी डिसीज हैज अ पूर्वारूप इज अ आवरण। तो पूर्वारूप के आवरण के आशय में हमें हमारा लाइन ऑफ ड्रग ये एरंड तेल ही होना चाहिए। बिकॉज इनिशियल फेज में वृक्ष का जो गुण है ना, वो वृक्ष का गुण को भेदन करने के लिए स्नेह चाहिए, और स्नेह वो एरंड तेल में रहता है। और वहां से आवरण निकलने के लिए वात का आवरण रहने दो, पित्त का आवरण रहने दो और कफ का आवरण रहने दो। अष्टांग हृदय गुल्म चिकित्सा अध्याय में आखिर में उन्होंने एवरी काइंड ऑफ आवरण की चिकित्सा उन्होंने एरंड तेल बताई है। मतलब क्या, मेरे क्लिनिक में आया हुआ अगर पेशेंट ये कॉन्स्टिपेशन वाला है और इंस्टेंटली 2-3 दिन का ये उसको लक्षण है, तो मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहना चाहिए एरंड तेल। ओके, अगर एरंड तेल स्नेह अध्याय में जाओगे चरक सूत्रस्थान के, तो अनिलावृत्त उन्होंने बताया है, और उष्ण गुण का होने की वजह से और स्निग्ध गुण होने की वजह से, वो उष्ण और स्निग्ध गुण होने की वजह से वात का वो अनुलोमन करता है। ओके, तो मेरा जो लाइन ऑफ ड्रग है वो एरंड तेल है इनिशियल फेज में। तो आमाजीर्ण में हु इज कल्प्रिट? आम। और आम क्यों बना है? ड्यू टू अ मधुर अवस्था भाग एक्सटेंड हुआ है, उसके वजह से कौन बढ़ा है? मधुर अवस्था भाग बढ़ने की वजह से मेरे शरीर में कौन बढ़ा है? कफ बढ़ा है। तो आमाजीर्ण में हु इज कल्प्रिट? तो कफ इज कल्प्रिट। तो उसकी चिकित्सा क्या होनी चाहिए? कफ की चिकित्सा लंघन। तो आमाजीर्ण में मुझे क्या करना है? लंघन देना है। ये अगर दोष इनिशियल फेज में रहता है तो मुझे लंघन देना है। अगर दोष बहुत 15 दिन 20 दिन का अगर आमाजीर्ण है, अगर ये आमाजीर्ण कैसे हमें डिस्टिंग्विश करना है, तो आमाजीर्ण का जो लक्षण है वो चरक अपना अष्टांग हृदय शुश्रूष सूत्रस्थान 46 अध्याय श्लोक नंबर 501 में उन्होंने आमाजीर्ण का लक्षण बताया। जो मुख माधुर्य जब रहता है ना, मुख माधुर्य, तो हमें डायग्नोस करना है कि वो आमाजीर्ण है। तो मुख माधुर्य मतलब शरीर में कफ की अवस्था ज्यादा है, मधुर अवस्था भाग ज्यादा है, और शरीर में अस्य सुखम दधुनी ग्राम में उदगानुपयंसी, मतलब ये मधुर रस का सेवन करने वाला है, आलसी है, कुछ काम नहीं करता है, तो इसीलिए शरीर में मधुर अवस्था भाग ज्यादा है, और ये उसमें मुझे लंघन करना है और उसमें मुझे वमन करना है। ओके, उसके बाद में आता है विदग्धा जीर्ण। विदग्ध इसमें ही है, परंतु पच्च मानस से विदग्ध आम्ल भवतः आशय मानस से पित्त मच्च मुदीयते, जो सेकंड अवस्था भाग है ना, अगर इसी से प्रोलॉन्ग, तो मेरे शरीर में कौन बढ़ेगा? ऑब्वियसली पित्त बढ़ेगा। अगर पित्त बढ़ता है तो पित्त की वजह से जो उसका दाह गुण है, उष्ण गुण है, उसके दाह होगा और विदग्ध होगा।
और विदग्ध होने की वजह से मेरे शरीर में एसिडिटी बढ़ेगी। ऊर्ध्वक आम्ल पित्त की जो भी नौशिया, वोमिटिंग और यहाँ पे हार्ट बर्न, चेस्ट बर्न जो होता है, हेडेक जो होता है ना, ये ऊर्ध्वक आम्ल पित्त के लक्षण है। ये अधो आम्ल पित्त में क्या होता है? अधो आम्ल पित्त में कफ के साथ पित्त बढ़ता है और वो गुरु गुणात्मक वो अधो अधो आम्ल पित्त करता है, लेकिन विदग्ध जीर्ण के बगैर अधो आम्ल पित्त नहीं होता है। अधो आम्ल पित्त में कौन है कल्प्रिट? तो अधो आम्ल पित्त में पित्त के साथ कफ है कल्प्रिट, और ऊर्ध्वक आम्ल पित्त में पित्त के साथ वायु है कल्प्रिट, बिकॉज वहां पे रोकने के लिए कफ है नहीं। पित्त की जो डायरेक्शन है ऊर्ध्वक है और वायु उसके साथ चला है, तो दोनों की ट्रीटमेंट अलग है। यहाँ पे मुझे ऊर्ध्व आम्ल पित्त में मुझे वमन देना है, अधो आम्ल पित्त में मुझे विरेचन देना है। ओके, तो अधो आम्ल पित्त में मुझे विरेचन किससे करना है? अधो आम्ल पित्त में मुझे अविपत्तिकर इज द बेस्ट ड्रग। अविपत्तिकर इज द बेस्ट ड्रग। और ऊर्ध्व आम्ल पित्त में अपना तीव्रत्व, ऊर्ध्व आम्ल पित्त में तीव्रत्व इज द बेस्ट ड्रग, हमें वो देना है। ओके, उसके बाद में जो आता है अजीर्ण, वो है विष्टब्धा जीर्ण। क्या है? विष्टब्धा जीर्ण। विष्टब्ध होता है अगर डॉक्टर साहब एक सेकंड। त्रिवृत्त का मतलब होता है निशोथ। इन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। और निशुद्ध और विष्टब्धा जीर्ण। अभी यहाँ पे विष्टब्ध हुआ है, तो कौन विष्टब्ध हुआ है? वायु के बगैर कोई विष्टब्ध नहीं होता है। चलगुण किसका है? वायु का है। रुका कौन है? वायु रुका है। तो विष्टब्धा जीर्ण में कौन कल्प्रिट है? तो विष्टब्धा जीर्ण में वायु कल्प्रिट है। मतलब अगर देखा जाए ना, तो लार्ज स्टमक में मधुर अवस्था पाक है, तो मधुर अवस्था पाक में कफ इज कल्प्रिट। स्मॉल इंटेस्टाइन में विदग्धा जीर्ण है, तो विदग्धा जीर्ण में पित्त इज कल्प्रिट, और विष्टब्धा जीर्ण में वायु इज कल्प्रिट। तो आत्मान आटोप ये किसके वजह से होगा? आत्मान आटोप ये वायु की वजह से होगा। और ये विष्टब्धा जीर्ण से वहां पे कौन होगा? वायु की जो कटु अवस्था पाक है ना, ये यहाँ पे प्रोलॉन्ग होगी, तो प्रोलॉन्ग होने की वजह से वायु वहां पे बढ़ेगा और वहां पे संचय होगा, और संचय होने के बाद में हमारे गुब्बारे के जैसे पेट फूला हुआ लगता है। तो यहाँ पे हमें बस्ती देना है। यहाँ पे अनाह, यहाँ पे अटो जैसी संप्राप्ति हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अनाह मतलब क्या? असमन्तात अनाहते अवरुद्धते व मलस्य वायोश्च मार्गः यस्मिन् रोगः स अनाह। मतलब मल के मार्ग में, मतलब पक्वाशय में अगर यहाँ पे वहां पे रुका हुआ है, तो वहां पे वायु की संचिति होती है, वायुश्च मार्ग में वहां पे रुकता है और ये बाद में अटोप करता है। अटोप मतलब क्या? गुड़गुड़ इति कर्तिता, गुड़गुड़ जो आवाज आता है तो इसको अटोप बोलते हैं। अदमान मतलब क्या? वायु संचय, आम संचय, अटोपशूला मतलब अटोप मतलब भरा हुआ। हमने अदमान मतलब भरा हुआ, अटोप मतलब गुड़गुड़ गुड़गुड़ जो आवाज आती है उसको बोलते हैं। और उदावर्त मतलब क्या? उदावर्त मतलब जहां पे अभी ये आमाशय में और पक्वाशय में और ग्रहणी में, मतलब स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में जहां पे वायु रुका है, उस हिसाब से आमाजीर्ण, विदग्धा जीर्ण और विष्टब्धा जीर्ण के लक्षण होते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू सिम्टम, इसको हम क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम इसको, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू सिम्टम इसको हम आमाशयगत वात बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम कोष्ठगत वात बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम इसको पक्वाशयगत वात बोलेंगे, इसको हम गुदगत वात बोलेंगे, इसको पुरुषत वात बोलेंगे। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, जो ग्रंथकार बोलते हैं ना, नाम में कुछ नहीं रखा है। आपको पैथोफिजियोलॉजी अगर आपको पता है ना कि यहाँ पे लोकेशन क्या है और यहाँ पे मेन ड्रग मतलब मेन कल्पिट कौन है। आमाशय में ऑब्वियसली कफ है, ये कल्पिट है। ग्रहणी में ये पित्त ही कल्पिट है, और पक्वाशय में वहां पे कल्पिट कौन है? वायु ही कल्पिट है। तो वहां पे मुझे बस्ती ही देनी है। अभी इसके हर एक के ड्रग अलग अलग है। तो कौन कौन से ड्रग? तो ड्रग है ना, मुझे ग्राही और आम पक्व, ये मुझे ड्रग वहां पे चूज करने हैं। ग्राही मतलब क्या? ग्राही मतलब वो कटु रसात्मक है और वो उष्ण वीर्यात्मक है। ये मेरे को आमाजीर्ण में यहाँ पे मुझे यूज करना है। आमाजीर्ण में जहां पे मधुर अवस्था पाक ज्यादा है। देखो मैं आपको 3 ड्रग बताता हूं।
तीन रस बताता हूं, उसके तीन अपोजिट रस है। ये आयुर्वेद का सार है। तीन रस, उसके तीन रस अपोजिट वाले जो है ना, वो आयुर्वेद का सार है। जहां पे मधुर अवस्था पाक है वहां पे मुझे कटु रस यूज करना है। ओके, तो कटु रस कौन से देने हैं मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको कटु रस, कटु स्कंद में जो भी है ना, चरक विमंसन 8वें अध्याय में जितने भी कटु रस है ना, दे आर यूज इन आम जीर्ण, क्योंकि वहां पे मधुर अवस्था पाक है। तो मधुर अवस्था पाक को कम करने के लिए मुझे वहां पे उसके अपोजिट जो रस है ना, वो कटु रस देना है। और अम्ल के अपोजिट जो है वो तिक्त रस है, और लवण के अपोजिट है वो कषाय रस है। तो ये मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये अपोजिट रस है, ये आयुर्वेद का सार है। इसके बगैर ट्रीटमेंट ही है नहीं। मतलब अगर आपको सिंगल ड्रग ट्रीटमेंट करनी है तो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, और बाकी के जो कल्प है ना, ये इसी के बेस है। अगर मुझे आमाजीर्ण है, मुझे वहां पे ग्राही देना है, तो यहाँ पे मुझे क्या देना है, उष्ण वीर्य वाला जो भी ग्राही ड्रग है ना, शुंठी, ये देना है। अभी इसका मैं आपको एक ड्रग बताता हूँ, अग्निमांद्य। अजीर्ण का जो अग्निमांद्य का ड्रग है ना, वो भेषज रत्नावली में अग्निमांद्य रोगाधिकार में श्लोक नंबर 21 में आया हुआ है। और वही सेम ड्रग सुश्रुत सूत्रस्थान 46 अध्याय श्लोक नंबर 511, यहाँ पे उन्होंने अजीर्ण की ट्रीटमेंट एक लाइन में बताई है। मतलब यहाँ का श्लोक उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है भेषज रत्नावली में, और वो उन्होंने भाव प्रकाश के कंटेंट पे लिखा है भेषज रत्नावली में। तो क्या बताते हैं वो, अगर अजीर्ण है आपको तो प्रातः काल में हमें शुंठी और हरितकी देना है। शुंठी क्या करेगा, ये मधुर अवस्था पाक को काम करेगा, और हरितकी क्या करेगा, वो अनुलोमन करेगा। और वो हरितकी कषाय रसात्मक होने की वजह से, कषाय रस किस रस का अगेंस्ट में, लवण के। ओके, और कषाय रस ये कटु और कषाय रस ये जो है वो वायु का, जो विष्टब्धा जीर्ण है ना, विष्टब्धा जीर्ण की अवस्था में वो काम करता है। तो उसके अगेंस्ट में मुझे ये हरितकी, ये पक्वाशयगत वात के लिए हरितकी था ड्रग ऑफ चॉइस। हेलो, शुंठी ये ग्राही काम करेगा, कटु रसात्मक है, मधुर अवस्था पाक में काम करेगा, और हरितकी ये अनुलोमक है। इसलिए गंधर्व हरितकी मैक्सिमम लोग ये यूज करते हैं आवरण के लिए, और पक्वाशयगत जो दुष्टि है ना उसको निकालने के लिए हरितकी यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने वही ड्रग दिया है, शुंठी हरितकी। अजीर्ण रहेगा तो शुंठी हरितकी। वेट लॉस के लिए जैसे गर्म पानी में शहद डाल के पीते हैं ना, वैसे अजीर्ण के लिए हमें ये ड्रग हमें देना है। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो आमाशयगत वात। इसमें मधुर अवस्था पाक है, और इसमें जो आने वाला जो ड्रग है ना, वो एक षडधरण चूर्ण है। षडधरण चूर्ण रेफरेंस है सुश्रुत चिकित्सा स्थान वात व्याधि में। षडधरण चूर्ण उन्होंने बताया, वो आमाशयगत वात में उन्होंने यूज करने के लिए बोला है। उसमें इंद्र, जव, पाठा, चित्रक, हरितकी और वचा, और एक है वो अभी मुझे याद नहीं, लेकिन छह ड्रग उसमें है, लेकिन 5 ड्रग तो मैंने आपको बता दी। ये षडधरण चूर्ण है, और अतिविषा, तो छह ड्रग हो गए। तो ये आमाशयगत वात की बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। बेस्ट मतलब क्या, आंखें बंद करके हमें आमाजीर्ण में इसको देना है। ओके, और भाव प्रकाश नहीं, क्या बोलते हैं, भेल संहिता में उन्होंने क्या बोला है कि पहली तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है लंघन पूर्व रूप में, लेकिन रूप अवस्था में हमें वमन देना है। वमन के लिए फिर आप यहाँ पे कोष्ण जल, लवण सिद्ध जल, यहाँ पे भी सुश्रुत ने भी बताया है, और यहाँ पे भी अग्निमांद्य में भी लवण सिद्ध जल यहाँ पे हमें देना है। तो उससे क्या होगा कि उससे आमाजीर्ण में जो वमन बोला है वो उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद में लंघन देना है। ओके, और पेशेंट को विरुक्ष आहार देना है। विरुक्ष आहार मतलब कौन सा आहार, भ्रुष्ट, यव, सत्तू और भ्रुष्ट, जो भी हम गैस के ऊपर मतलब पतीले के ऊपर उसको हम जो रोस्ट करते हैं ना, वो हमें आहार उसको देना है। लाया, पॉपकॉर्न जैसे जो भी रहते हैं ना, वो पेशेंट को देना है। वो रुक्ष रहता है, जो कि आहार अंदर का जो कफ है, जो एकदम, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि दूध के साथ केला अगर डालते हैं तो जैसे थिकनेस रहता है ना, उस थिकनेस को एब्जॉर्ब करने के लिए वहां पे वो, यहाँ पे ये ड्रग लगते हैं।
क्या बोलते हैं ना, चारकोल टाइप ड्रग लगते हैं जो कि कफ को शोषित करता है। यही चारकोल जो है ना, ये हमारी मशी कल्पना जो हम बताते हैं ना, मशी कल्पना श्वास काश में जहां पे एकदम गाढ़ा कफ रहता है, वहां पे कफ शोषण करने के लिए मशी कल्पना यूज करते हैं। चारकोल इज द गुड एब्जॉर्बर, तो वहां पे मशी कल्पना यूज की है। तो वैसे हम भ्रुष्ट किया हुआ अगर आहार देते हैं ना, तो वहां पर भी कार्बन रहता है, वो की वृक्ष रहता है, वहां के जो कफ है ना, वो उस कफ को शोषण करता है। तो वी वृक्ष आहार देना है और क्षार ड्रग देना है। बिकॉज क्षार ड्रग से क्या होता है कि वहां पे शरणा मतलब वहां के जो सेल है ना, वो सेल धोए जाते हैं, मतलब वहां पे डेब्रिज निकली जाती है। तो क्षार ड्रग में बेस्ट ड्रग कौन सा है? हिंगवाष्टक में हिंगू, त्रिकटु, अजमोदा, सेंधोम, जीरकम द्वे, योश्यम स्टार्ट किया ये हिंगवाष्टक की। त्रिकटकुम, अजमोदा, सेंधोम, जीरकम द्वे, समधरणान, भृदान, अष्टमो हिंगो भागा। तो उसमें यवक्षार है, उसमें त्रिकटु है, त्रिकटु ये कटु रसात्मक है, उसमें यवक्षार है और उसमें हिंग है जो कि वातानुलोमन करता है। तो यहाँ पे हमें ये जो क्षार है ना, क्षार ड्रग हमें देना है। यहाँ पे हिंगवाष्टक ये अजीर्ण का बेस्ट ड्रग है, एकदम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वाला ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस। अगर हिंगवाष्टक नहीं है तो हमें क्षार ज्यादा देना है। तो हिंगवाष्टक में ज्यादा क्षार है नहीं, उसमें कटुरस है। त्रिकटकुम, अजमोदा, सेंधोम, जीरकम द्वे, सेंधोम, जीरकम द्वे जो है ना वो क्षार है, तो यवक्षार और सर्जीक्षार इसमें यूज किया हुआ है। तो ये दीपन, पाचन और क्षारण ड्रग वाला ड्रग है। और हिंग जो है ना वो वातानुलोमन करता है, जो कि अवरोध हुआ जो वायु है ना, वो वायु का अनुलोमन करता है। तो यहाँ पे हिंगवाष्टक चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि बाबा यहाँ पे मधुर अवस्था पाक ज्यादा है और यहाँ पे मुझे शरण चाहिए, तो यहाँ पे लवण भास्कर इज द ड्रग ऑफ चॉइस। लवण भास्कर, मधुर आम्ल लवण, यहाँ पे लवण जो है ना ये पक्वाशयगतवात की ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। लवण भास्कर हमें वहां पे यूज करना है। और आमाशयगतवात की ट्रीटमेंट क्या है? हिंगवाष्टक और ये क्या बोलते हैं, हिंगवाष्टक और आमाशयगतवात का लवण। और जितने भी विदग्धा जीर्ण वाला जो अवस्था पाक है ना, विदग्धा जीर्ण अवस्था पाक वाला है ना, वहां पे मुझे प्रवाल पंचामृत, परपटी कल्पना हमें वहां पे यूज करनी है। जितने भी घृत है वो घृत कल्पना मुझे विदग्धा जीर्ण में यूज करनी है। ओके, तो सामवायु का भेषज रत्नावली में भूतिक पथ्यादि शटी चूर्ण ये आया है, उसमें 3 कल्प आए हैं। अगर लिखना चाहते हो तो लिखो। सामवायु के 3 कल्प, एक है भूतिक, हरितकी, कचोर, पुष्करमूल, ये एक कल्प हुआ। दूसरा कल्प है बिल्व, गुड़ूची, दारू हरिद्रा और शुंठी। तीसरा जो कल्प है वचा, पिंपली और विड़ लवण। अगर देखा जाए ना तो पहला जो कल्प है आमाशयगत वात का है, दूसरा जो है वो ग्रहणीगत वात का है और तीसरा जो कल्प है पक्वशयगत वात का है। बिकॉज लवण आया है, बराबर है। मधुर आम्ल लवण, कटु तिक्त कषाय, कषाय जो रस है ये पक्वाशय में बनता है और वीड लवण ये 3rd कल्प में आया है। तो इस हिसाब से हम अवस्था पाक के अनुसार ये भाव प्रकाश का जो सामवायु पाचक का जो कल्प है ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन। सेकेंड जो है वो वचादि गण है, जो गण है ना हरिद्रा वचादि गण, ये अकेला गण ऐसा है, अकेला गण ये दोष पाचक है। अकेला गण मतलब इतने गण दिए हैं ना सुश्रुत में, वाग्भट ने इतने गण दिए, लेकिन उसमें से एक ही गण जो ऐसा है ये दोष पाचक है। और चरक में एक ही जगह पे दोष पाचक कल्प दिया है। चरक चिकित्सा 3rd अध्याय ज्वर वाला ऑब्लिक 199 श्लोक, वहां पे दोष पाचक गण दिया है ज्वर में। बाकी कहीं पर भी दोष पाचन वाला है नहीं। और गण में वचा हरिद्रादि गण जो है ना ये दोष पाचक गण, और वही गण के जो कंटेंट है ना ये षडधरण में भी है, जो मैंने अभी जो भूतिक आदि बताए उसी में कंटेंट वाले ये ड्रग है। ये तरतम भाव से वो यूज किया जाता है। पक्वशयगत वात की जो ट्रीटमेंट है वो स्नेह विरेचन है, बस्ती देना है हमें, और लवण उत्तरा मतलब मैक्सिमम लवण देना है। जो मैंने लवण भास्कर जो बताया ना वो पक्वशयगत वात के लिए है। हिंगवाष्टक जो है वो आमाशयगत वात के लिए है। और क्या बोलते हैं
ग्रहणीगतवाद के लिए हमें परपटी कल्पना देनी है। परपटी कल्पना के लिए एक अलग से लेक्चर हो सकता है कि परपटी कल्पना क्यों यूज की है, परपटी कल्पना का उदय कैसे हुआ है, उसके लिए अपन एक अलग से लेक्चर लेंगे, परपटी का ही लेंगे। लेकिन अभी पक्वाशय और उदावर्त, देखो उदावर्त जो है ना, एक उदावर्त वाग्भट में अर्श निदान के बाद उन्होंने उदावर्त एक्सप्लेन किया है। मैं आपको ये रेफरेंस क्यों बताता हूँ, बिकॉज उदावर्त कैसे होता है ये समझने के लिए ना मुझे वो पहले उसका अध्याय पढ़ना पड़ेगा। अर्श व्याधि के बाद उदावर्त एक्सप्लेन किया है, मतलब कहां पर भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना तो उसके ऊपर वायु का संचय होने लगता है, ये एक बात। और चरक में उदावर्त त्रिमर्मी अध्याय में वर्णन किया है, मतलब विदाउट उदावर्त त्रिमर्म के व्याधि शीर हृदय बस्ती के व्याधि होंगे ही नहीं। मतलब एक लाइन में मैं आपको व्याधि का संप्राप्ति बताता हूं, एक ही लाइन में, कि विदाउट आवरण कौन सा भी व्याधि होगा ही नहीं, विदाउट वेगावरोध कौन सा भी व्याधि होगा ही नहीं। मतलब जैसे मैंने बताया ना कि रोगा सर्वी वंदाग्नो और यत्र संग खविग्न तत्र व्याधि उपजेत, मतलब क्या, अगर वेगावरोध होगा तो व्याधि होगा, अग्निमान्य होगा तो व्याधि होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू स्टेज, अकॉर्डिंग टू लोकेशन हमें समझना है कि कौन से लोकेशन में कौन सा दोष का प्राबल्य है, उस दोष को पहले जीतो, उसके बाद में उसके साथ जो है ना उसके फ्रेंड को जीतो, और फ्रेंड जीतने के बाद उसके जितने भी रिलेटिव है रिलेटिव को जीतो। मतलब पहले किसको जीतना है, उसको जीतना है, उसके बाद में उसके कांटेक्ट में जितने लोग हैं उनको जीतना है। तो पहले मुझे वात पित्त और कफ, इसीलिए कौन सा भी व्याधि ले लो उसके प्रकार वात पित्त कफ के बगैर है ही नहीं। मतलब मुझे जीतना किसको है, मुझे वात को जीतना है, मुझे पित्त को जीतना है, मुझे कफ को जीतना है। तो उस हिसाब से मुझे ड्रग भी उसी अकॉर्डिंग टू, मधुर रसात्मक अगर ज्यादा है तो मुझे कटु रस का ड्रग यूज करना है, अम्ल रस वाला ज्यादा है तो मुझे तिक्त रस वाला यूज करना है, अगर कषाय रस वाला है तो मुझे लवण रस वाला यूज करना है। बिकॉज कषाय रस ये साम वायु का रस है। कषाय रस साम वायु का रस क्यों है, बिकॉज जो स्रंस व्यास बद स्वापसाद रुकतोद भेद अंग संकोच वर्त हर्त तश कषाय रसतः अरुण वर्णतः, जो ये उन्होंने कंटेंट बताया ना कषाय रसतः, विदाउट कषाय रस वायु का संचय होगा ही नहीं, स्तंभ होगा ही नहीं। यत्र संग खवेग्न तत्र व्याधि उपजेत, ये जो संप्राप्ति है विदाउट कषाय रस से होगी ही नहीं। उसको भेदन करने के लिए मुझे लवण रस चाहिए, छेदन भेदन लेखन वातानुलोमन जो है ना आम्ल और लवण रस से होता है, मांस शैथिल्य। तो लवण रस हमारे लवण भास्कर में है, तो लवण भास्कर में वहां पे यूज करना है। तो इस तरीके से मुझे ड्रग को यूज करना है। और अवपीड़क घृत हमें यूज करना है। अगर पक्वाशयगत वात रहेगा तो अवपीड़क घृत कैसे यूज करते हैं, अवपीड़क घृत का रोगाधिकार मूत्रगत विकार में मूत्रावरोध में बताया। लेकिन मूत्रावरोध, ये जो मूत्र जो है ना ये पक्वाशय का स्थान है, ये पक्वाशय ये वायु का स्थान है। तो अवपीड़क घृत ये हमारे पक्वाशय मतलब वायु के अवरोध में हमें उसको यूज करना है। देखो डिस्पेप्सिया जो है ना ये इसी से बनते हैं, अग्निमंदे से ही बनते हैं। और अग्निमंदे यहाँ पे कहीं पर भी अगर अवरोध रहेगा ना तो यही लक्षण होंगे, अदमान अटोब उदर गौरव यही रहेंगे। लेकिन हमें लोकेशन ढूंढना है। अगर पक्वाशय रहेगा तो मुझे अवपीड़क घृत यूज करना है। अवपीड़क घृत का एकदम बेसिक फंडा है। अवपीड़क घृत ये खाने से पहले हमें लघु मात्रा में लेना है, मतलब 2 चम्मच खाने से पहले। ये अवपीड़क घृत है ना किडनी स्टोन का बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ये चरक ने भी बताया है, सुश्रुत ने भी बताया है, वाग्भट ने भी बताया है, ये मूत्र वेगावरोध में बताया है। मूत्र वेगावरोध में क्या होगा, किडनी स्टोन ही होगा। मूत्र के n नंबर ऑफ व्याधि होंगे, मूत्रपुच्छ, मूत्राघात, मूत्राशमरी, प्रमेय, ये जो है ना ये मूत्र के विकार है, तो वो मूत्र के वेगावरोध से होंगे। तो उसकी ट्रीटमेंट उन्होंने अवपीड़क घृत बताई है। तो अवपीड़क घृत कैसे देना है, तो खाने से पहले लघु मात्रा में देना है। लघु मात्रा मतलब 4 चम्मच, 4 चम्मच मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 से 20 ml। और खाने के बाद उत्तम मात्रा में बताइए, ये 20 to 40 ml बताइए। लेकिन 20 to 40 ml जाती नहीं तो 20 ml ही मैं देता हूं। खाने से पहले 10 ml देता हूं, खाने के बाद 20 ml देता हूं। ये हो गया मेरा अवपीड़क घृत, ये हो गया पक्वाशयगत वात की ये ट्रीटमेंट, बिकॉज मुझे खाने से पहले देना है। अभी ग्रहणी में क्या करना है, समभक्त देना है, बिकॉज ग्रहणी है समान वायु का स्थान है। समान वायु का जो औषध सेवन काल है ना ये
खाने के साथ देना है, खाने के साथ मुझे घी पीना है, तो खाने के साथ घी पीने से क्या होगा, ये समन्वय में काम करेगा और पेप्टिक अल्सर में वो काम करेगा, और विदग्धा जीर्ण वो होगा नहीं, व्रणरोपण काम करेगा, घृत। तो मुझे कौन सा घृत देना है, तो यहाँ पे मुझे पांडु में जितने घृत आए हैं ना, ये सब घृत देना है, षटपल घृत देना है, शीर शीर क्या बोलते हैं, दाढ़ी मध्य घृत देना है, इंदुकांतम घृत देना है। ये जो घृत है वो मुझे ग्रहणी के डिओडेनल अल्सर में मुझे वहां पे यूज करना है। और आमाशय में क्या करना है, आमाशय में मुझे हिंगवाष्टक देना है, और खाने से पहले देना है। हिंगवाष्टक मुझे खाने से पहले देना है घी के साथ। समधरणान घृतो अष्टमो हिंगो भागा, उसका अनुपान भी पता है कि घृत घृत के साथ और खाने से पहले, पहले निवाला खाने से पहले मुझे हिंगवाष्टक देना है, तो वो आमा जीर्ण में यूज होता है। खाने के साथ देंगे तो वो विदग्धा जीर्ण में यूज होगा, और खाने के पहले और खाने के बाद देंगे तो वो पक्वाशयगतवाद में यूज होगा। तो मुझे कैसे घृत देना है, किसके साथ देना है, तो ड्रग तो सिंपल है, हिंगवाष्टक ही देना है मुझे। और मुझे क्या क्या देना है, हिंगवाष्टक देना है, और मुझे लवण भास्कर देना है, ये मेरे ड्रग है। और मुझे वचादी चूर्ण देना है, मुझे षडधरण चूर्ण देना है। और दूसरा जो है ना, शमन औषधि में मुझे क्या करना है, अनुलोमन के लिए मुझे लिखो, अगर लिखना चाहते हो तो लिखो। अनुलोमन के लिए मुझे हरितकी देना है, एरंड देना है, हिंग देना है, तीव्रुत्त देना है, और स्नोही देना है। ये अनुलोमन के लिए हो गया। स्रोतोशोधन के लिए मुझे क्या देना है, वचा, यवक्षार, कुष्ठ, पुनर्नवा, लशुन और देवदल। और पाचन के लिए मुझे क्या देना है, पाचन के लिए मुझे चित्रक, पिंपली, विडंग, अजमोदा। तो देखा जाए तो मेरे पास क्या क्या है ड्रग अभी, वातज में लशुनादिवटी है, लिख रहे हो ना, वातज में लशुनादिवटी है, वातज में शंखवटी है, पित्त में मेरे पास अविपत्तिकर है, प्रवाल पंचामृत है, अमल की रसायन है, कफ में मुझे संजीवनीवटी है, हिंगवाष्टक, संजीवनीवटी है और तकरारिष्ट है कफ में, और हिंगवाष्टक है। ओके, तो ये मेरे पास कंटेंट है। चित्रकाति वटी भी हम यूज करते हैं, शंखवटी भी यूज करते हैं। चित्रकाति वटी के अगर कंटेंट देखोगे ना, तो ये विदग्धा जीर्ण और विष्टब्धा जीर्ण में यूज होता है। चित्र, पिंपली, दौशार, लवणानी च, योशम, हिंगो, अजमोदा, चव्यम च एकत्र चूर्णयेत। ये चरक चिकित्सा 15/96, उसमें ये दिया हुआ पाठ है, ये दीपन है, ये और ये अग्नि को बढ़ाता है। तो इस हिसाब से मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से मेरे ड्रग वही है, बस मुझे मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय के हिसाब से मुझे ड्रग ऑफ चॉइस करना है, जो कि मुझे चरक विमानस्थान 8वें अध्याय में स्कंद के बारे में मिला है, तो वही मुझे देना है। अगर आमवात होता है तो आमवात मतलब अगर सामता होती है तो मुझे तिक्त, कटु, दीपनानी च, ये साम में देना है। अगर निराम होता है तो मुझे दीपन और लवण क्षार देना है। तो ये अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अकॉर्डिंग टू लक्षण हमें मुझे वो पता चलता है, और वो मैं पेशेंट में यूज करता हूं। और एक मैं आपको बताऊं तो हूं, अभी ये लास्ट 5 मिनट का, 5 या 2-3 मिनट का है, ये लास्ट कंटेंट है। अगर वायु आम के साथ है, आम के साथ अगर वायु घूम रहा है, तो मुझे हिंगवाष्टक, हरितकी, यवानी मुझे नींबू के स्वरस के साथ देना है। आम ये क्यों बना है, जो मैंने पहले बताया आपको, आम ये अजीर्ण से बना है, अग्निमांद्य से बना है, और वो जिस जगह पे जाएगा उस हिसाब से उसके लक्षण दिखेंगे। अभी ये आम वायु के साथ है, मतलब पक्वाशय में। अगर ये आम पित्त के साथ जाएगा तो मुझे प्रवाल पंचामृत, बिल्व, मूस्ता, मध के साथ देना है। अगर ये आम कफ के साथ रहेगा तो कपर्दिक भस्म, त्रिकटु, विडंग, ये उष्णोदक के साथ देना है। तो ये मेरे 3 ड्रग होते हैं जो कि मैक्सिमम पेशेंट में इसके रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। ओके, तो यही ड्रग आपको अतिसार में भी देखने को मिलेंगे। आम वायु, आम पित्त, आम कफ, जो कि आमाशय उसका लोकेशन है। अगर अतिसार नहीं होता है ना, तो अतिसार का जो पूर्व रूप है ना, ये मलावस्तंभ है, और मलावस्तंभ के बाद अतिसार होता है। उष्णोदक मतलब गर्म पानी। तो मलावस्तंभ
ये अतिसार का पूर्व रूप है, तो इसमें मुझे आम वायु, आम पित्त, आम कफ में अगर मलाष्टम्भ है तो मुझे क्या करना है, ये ड्रग देने हैं। और उसके बाद अगर अतिसार होता है तो वायु अपने पूर्व रूप में न होते हुए वो व्याधि वो रूप अवस्था में आया है, ये अतिसार के अवस्था में है, तो उस वक्त मुझे अतिसार के ड्रग देने हैं। तो पेशेंट कौन से अवस्था में है उस हिसाब से मुझे देना है। एक साम पित्त और साम निराम पित्त, सबको क्या लगता है? एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन पूछता हूं और ये मैं उसका आंसर भी दूंगा। साम पित्त और साम निराम पित्त, उसमें से प्राकृत पित्त कौन सा है? ये मैं पूछ रहा हूं। साम पित्त और निराम पित्त, इसमें से प्राकृत पित्त कौन सा है, ऐसा आपको लगता है? निराम पित्त सर, निराम है, कोई भी आंसर दो। निराम निराम निराम। हेलो, निराम। आप अलर्ट हो गए नहीं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया है। साम पित्त और निराम पित्त में कौन सा पित्त प्राकृत है? गलत होंगे तो भी चलेगा, सर निराम, गलत ही निकलने वाला है। निराम निराम। एबनॉर्मल, दोनों भी नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल होते तो उनको प्राकृत पित्त बोला जाता। नहीं ना, निराम नहीं है। अगर वो निराम होते तो निराम नहीं लिखते, वहां पे प्राकृत पित्त लिखते, जो कि उसकी प्रॉपर्टी पित्तम सस्नेम लघु विश्रम सरम द्रवम, ये प्रॉपर्टी है। इसके अगेंस्ट जो भी पित्त है वो निराम होगा या साम होगा। निराम का मीनिंग क्या है? जिसके अंदर से सामता निकल गई है, लेकिन थोड़ा सा भी पार्ट में उसमें अपाचित आहार रस है, मतलब अपाचित और भी है, सामता निकल गई है, लेकिन वो अभी तक प्राकृत नहीं है, इसीलिए उसको निराम बोला है। नीर आम, नीर मतलब निर्गच्छति, चले जाओ, उस हिसाब से वहां से साम निकल गया है, लेकिन अभी तक वो प्राकृत नहीं है। मतलब दोनों क्या है? दोनों विकृत है। ओके, तो साम पित्त और निराम पित्त की मैं आपको उसके जो है ना, दुर्गंधम हरितम श्रावण पित्तम अन्न सिरम गुरु, ये उसके लक्षण है। अम्लिका रुद्ध दाह कंठम, जो निराम पित्त और साम पित्त के लक्षण है वो आप देखो। उस हिसाब से अगर पेशेंट आता है तो मैं आपको 2 कल्प देता हूँ, वो कल्प आप पेशेंट में यूज करो। साम पित्त में लिखो आप, गुड़ूची पटोल कटुका किरात तिक्त। क्या है? गुड़ूची पटोल कटुका किरात तिक्त, निम्ब वासा धमासा मुस्ता धान्य का। ओके, और निराम पित्त में क्या देना है? यष्टि मधु सारिवा अमलकी शतावरी दुर्वा द्राक्षा दाड़िम कुष्मांड। क्या समझा? 2 ही रस है। साम पित्त में मुझे तिक्त रस यूज करना है और निराम पित्त में मुझे मधुर रस यूज करना है। इसमें मैं मेरी क्या बोलते हैं ना, कंटेंट ऑफ ड्रग मैं बढ़ा सकता हूं। चरक विमानसान 8वें अध्याय में जाके मैं स्कंद का स्कंद पूरा ले सकता हूं। साम पित्त में मुझे क्या यूज करना है? मुझे तिक्त रस यूज करना है, और निराम पित्त में मुझे क्या यूज करना है? मधुर रस यूज करना है। तो इस हिसाब से मुझे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, मेरे पास कल्प की कमी नहीं है। कल्प में बहुत से बता सकता हूं, लेकिन स्कंद यही ट्रीटमेंट है, और जो लंघन बताए वही ट्रीटमेंट है, वमन बताए वही ट्रीटमेंट है, बस्ती बताए वही ट्रीटमेंट है। और मुझे किसके ऊपर टारगेट करना है? मुझे वात पित्त और कफ के ऊपर ही टारगेट करना है, उसके बगैर व्याधि है ही नहीं। ओके, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे, अगर पर्पटी अच्छा लगता है तो पर्पटी लेते हैं। ओके, बिकॉज धन्यवाद ग्रहणी साहब। हाँ जी कई व्याधि है, और अजीर्ण के बाद ही ग्रहणी एक्सप्लेन किया है। जी। ओके, किसी को अगर डाउट रहेगा तो पूछो। किसी ने कुछ पूछना है आज के लेक्चर से ऊपर? हेलो, हाँ जी, अगर डाउट नहीं रहेगा तो लेफ्ट होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। फिर हम परसों मिलेंगे, आई थिंक, है ना? थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार। ओके, चलो फिर लेफ्ट होते हैं। अगर डाउट रहेगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में सैटरडे को ही लूंगा 9 से 10, तो अब देखते हैं। ओके, बाय। धन्यवाद जी। ठीक है। हेलो हाँ जी, सैफी जी बताइए, सर। कैसा लगा आपको टीचर?
सर टीचर बहुत बढ़िया है, लेकिन सर स्पीड इतनी थी बोलने की कि 20 वर्ड से साम और निराम 10 क्या है? भाई साहब, बता दीजिए। वीडियो जो है ना